हेलो दोस्तों। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में इवोल्यूशन ऑफ मनी के बाद जो नया पॉइंट लेकर आए हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम लोग चर्चा करेंगे अपने आज के इस चैप्टर में। डिमांड के बढ़ने से क्या होता है, डिमांड के घटने से क्या होता है, कैसे किसी भी वस्तु का प्राइस किसी के वस्तु के डिमांड पर इम्पैक्ट डालता है, कैसे किसी वस्तु की क्वांटिटी जो है उसके डिमांड पर इम्पैक्ट डालती है। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड समझ लेते हैं, डिमांड एक्चुअली होता क्या है। तो डिमांड हम लोग कह सकते हैं, या डिमांड को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो डिमांड का जो कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वो कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम लोग पाने की इच्छा रखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये वस्तु हमारी हो, तो वो डिमांड का एक हिस्सा हो सकता है जिसे डिज़ायर टू एक्वायर इट कर सकते हैं। दूसरा डिमांड का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो यह है कि हम लोग उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ पे करने की क्षमता रख सकते हैं, क्षमता रखें मतलब हमें अगर कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में हम कुछ पे कर सकें। तो ऐसा हमारे पास विलिंगनेस होना चाहिए कि हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ पे कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है वो भी कवर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे फॉर इट। और तीसरा जो है एबिलिटी टू पे फॉर इट। हम चाहते हैं कि कोई वस्तु हमें मिले, हम ये भी चाहते हैं कि इसके बदले में हम कुछ दे, लेकिन हमारे पास कुछ हो ही नहीं। तो उस स्थिति में ये तीसरा पॉइंट संभव नहीं हो पाता, हम लोग दे नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे डिमांड खत्म हो जाता है। तो हमारे पास मेरा पॉकेट मनी भी इतना होना चाहिए कि जिस वस्तु को हम डिजायर करते हैं, चाहते हैं, या उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बदले में कुछ पे करना चाहते हैं, तो हम उसके बदले में पे करने की क्षमता भी रखते हैं और उसे पे कर सके। अगर इस तीनों पॉइंट को हम लोग कवर कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह डिमांड कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग डिमांड के बाद हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें इलास्टिसिटी समझना है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी भी वस्तु के सप्लाई, वस्तु की इच्छा और वस्तु का प्राइस, ये दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। सप्लाई की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में नहीं करने वाले हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो हम लोग इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग का विषय है डिमांड, और कैसे प्राइस डिमांड को इफेक्ट करता है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो इफेक्ट होगा प्राइस का, प्राइस में जो डिफरेंसेस आएंगे, प्राइस जैसे जैसे वेरी करेगा, किसी भी वस्तु की प्राइस घटेगी, वस्तु की प्राइस बढ़ेगी, और उस प्राइस के घटने या बढ़ने से जो डिमांड में जो फर्क आएगा, डिमांड में जो अगर कोई किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है और डिमांड घटती है, किसी वस्तु की प्राइस घटती है और डिमांड बढ़ती है, सामान्य तौर पे ऐसा होता है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ती है तो भी डिमांड बढ़ सकती है, ऐसे कुछ अपवाद हैं। तो कई बार हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि प्राइस भले बढ़ता घटता रहे लेकिन डिमांड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। तो इन सारी चीज़ों को का जो मेजरमेंट है उसे हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये जो डिफरेंसेज आते हैं, जो वेरी करता है, उसे हम लोग इलास्टिसिटी कह सकते हैं। मतलब सामान्य तौर पे हिंदी में इसे लोच शब्द का नाम दिया जाता है। जो वेरिएशन आता है, जो डिफरेंसेस आते हैं प्राइस के चेंज होने से, उसे हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें कि इलास्टिसिटी है क्या, तो या इसके जो पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स को अगर हम लोग देखें तो लिखता है इज अ मेजर of how much buyers and sellers respond to change in market condition। मार्केट कंडीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब प्राइसेस में, सप्लाईज में, डिमांड्स में, तो उस पे बायर और सेलर, जो खरीदार और विक्रेता है, क्रेता विक्रेता, कितना रिस्पॉन्ड करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई वस्तु अगर बहुत महंगी हो जाती है और एक विक्रेता को लगता है कि इतनी महंगी वस्तु शायद हमारे शॉप से, हमारी दुकान से बिक नहीं पाए, तो वो उसकी डिमांड कर देता है। बायर को भी लगता है कि यह वस्तु बहुत महंगी हो गई है, तो उसके पक्ष से भी डिमांड में कमी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बायर और सेलर का एक रिस्पॉन्स होता है प्राइस के प्रति और उस वस्तु के प्रति, वस्तु की उपयोगिता को देखते हुए कि वस्तु कितना उपयोगी है और उस वस्तु के लिए वो कोई भी बायर अधिक से अधिक क्या पे कर सकता है, ये रिस्पॉन्स दर्शाता है इलास्टिसिटी को। तो कहीं ना कहीं जो बायर है और बायर का जो रिस्पॉन्स है किसी वस्तु के प्राइस के प्रति, वो इलास्टिसिटी को मेजर करता है।
दूसरा है अलाउ अस टू एनालाइज सप्लाई एंड डिमांड विद प्रिसीजन। हम लोग क्या करते हैं, इससे पता कर पाते हैं इस इलास्टिसिटी से कि हम लोग को क्या डिमांड करना चाहिए, क्या सप्लाई होना चाहिए किसी भी वस्तु का। हम लोग वस्तु के मूल्य के आधार पर और वस्तु की उपयोगिता के आधार पर यह तय कर पाते हैं कि हमें इस वस्तु को अधिक से अधिक मार्केट में कितना इंजेक्ट करना है, कितना डालना है और कितना इसका डिमांड बन पाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है बायर सेलर्स का प्राइस के प्रति और वस्तु की क्वालिटी क्वांटिटी के प्रति, वो इस चीज़ को जो रिस्पॉन्ड करता है उसे हम लोग इलास्टिसिटी कह सकते हैं। आगे हम लोग एक छोटा सा उदाहरण ग्राफ के तरफ से देख सकते हैं कि एक छोटा सा सिंपल जो सबसे कॉमन चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं कि क्या होता है किसी भी प्राइस में और किसी भी डिमांड में। तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो यही है कि जब हम लोग किसी भी वस्तु के प्राइस को घटते हुए देखते हैं तो डिमांड को बढ़ते हुए देखते हैं। जैसे ही हम लोग उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी बहुत महंगा है, तो हम लोग 1 केजी के बदले 250 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमको लगता है कि ये सब्जी सस्ती हो गई है और तो हम लोग 1 किलो के बदले 1.25 किलो लेने लगते हैं। उसी प्रकार से अन्य कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमको लगता है कि अच्छा अभी ये वस्तु सस्ती हो गई है तो इसे हम लेकर भविष्य के लिए भी स्टोर कर लें। सामान्य तौर पे आप देखेंगे फसलों में, क्रॉप्स में जब सीजन होता है गेहूं का, धान का, तो लोग क्या करते हैं उस समय चीज़ें सस्ती होती है तो वो खरीद कर अधिक मात्रा में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो डिमांड उस टाइम में बनता है, उस डिमांड को कहीं ना कहीं कौन इम्पैक्ट करता है, तो वो इम्पैक्ट करता है प्राइस। घटता हुआ प्राइस जो है, घटता हुआ प्राइस डिमांड को बढ़ा देता है। तो ये एक सबसे कॉमन उदाहरण है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। लेकिन इसके कई सारे अपवाद भी हैं। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जब प्राइस घटता है फिर भी डिमांड नहीं घटता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ता है और फिर भी डिमांड जो है नहीं बढ़ता है, घटता है। तो इसकी उल्टी भी चीज़ें होती हैं, इसके प्रोपोर्शनेट भी चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड अस्थाई बना रहता है चाहे प्राइस अप हो या डाउन हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में बाजार प्राइस को डिमांड के अनुरूप रिस्पॉन्ड करता है, प्राइस के अनुरूप डिमांड भी को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो बायर सेलर का रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट डालता है। लेकिन ये जो हमारा ग्राफ है वो सबसे कॉमन ग्राफ है, आप कॉमन पिक्चर है। 99% केसेस में हमारे पास यही स्वरूप दिखता है कि प्राइस डाउन होता है और डिमांड जो है अप होता है। ऐसी का उल्टा अगर हम लोग डालें, प्राइस जब अप होगा तो डिमांड डाउन होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर अब हम लोग आते हैं। व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे इसमें चेंजेस हो रहे हैं, किन किन चीज़ों के कारण यह इस पर इफेक्ट आता है। तो इन चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है पेड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग चेंजेस इट्स ओन प्राइस। क्या होता है कि हम लोग जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिस्पॉन्ड करते हैं किसी प्रोडक्ट के विलिंगनेस पे कि प्रोडक्ट हमको उस प्रोडक्ट की आवश्यकता हमें कितनी है और उस प्रोडक्ट के लिए अधिकतम हम क्या पे कर सकते हैं। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब हम लोग इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करें तो जो पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ गुड, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना यूनिक है और कितना कॉमन है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग यूनिक और कॉमन की बात करते हैं तो हम लोग जैसे अगर हम लोग दो सब्स्टिट्यूट सब्सटेंसेस को ले लेते हैं, जैसे एक तरफ हम लोग चाय पत्ती को रख लें और दूसरी तरफ कॉफ़ी को रख लें। तो सामान्य तौर पे हम लोग कॉफ़ी को चाय पत्ती की तुलना में थोड़ा महंगा पाते हैं, तो अधिक मात्रा में चाय पत्ती का प्रयोग हम लोग अपने समाज में देखते हैं। लेकिन वहीं अगर चाय पत्ती की कीमत बढ़ जाए, चाय पत्ती की कीमत बढ़ जाए तो हम लोग यहाँ इसके प्राइस के हिसाब से इसके डिमांड को नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग इसके प्राइस के हिसाब से इसका सब्स्टिट्यूट खोज लेंगे कि अच्छा चाय पत्ती महंगा हो गया तो हम इसी दर में कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
क्या है कि हमारा प्रोडक्ट कितना यूनिक है, कहीं ना कहीं ये यूनिकनेस भी हमारे डिमांड को इफेक्ट पे डालता है। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो निश्चित रूप से वही सब्सटीट्यूट का मसला मसला है कि हम लोग एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, हम लोग नमक यूज कर रहे हैं, नमक अगर महंगा हो गया और सेंधा नमक उसके जगह पर या उसी रेट में मिल रहा है तो हम लोग सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कई एक उदाहरण हो सकते हैं जो यूनिकनेस को मेंटेन अगर नहीं करता है तो उसका सब्सटीट्यूट हम लोग खोज लेते हैं और कहीं ना कहीं उसके प्राइस के डिफरेंस से जो है डिमांड इफेक्टेड हो जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, द डिग्री ऑफ नेसेसिटी और वेदर द गुड इज अ लग्जरी। ये एक अलग पॉइंट है कि हमारा जो डिग्री ऑफ नेसेसिटी है, मतलब हमारी ज़रूरत कितनी है, हमारा किसी वस्तु से कितने हद तक काम चल सकता है, किसी वस्तु को इग्नोर करने पर कितना काम चल सकता है। अगर हम वस्तु को इग्नोर भी कर दें तो हम उसके बिना हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ सकता है कि नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे अनाज है, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। हमारा कपड़ा है, तो कपड़े में कई सारे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, तो सस्ते कपड़ों से भी हम काम चला सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है कोई चीज़ हमारे लिए, वो उसके हिसाब से प्राइस और डिमांड पे इफेक्ट आ सकता है। अब जैसे कोई चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, तो उसका प्राइस कितना भी होगा हम कहीं ना कहीं से उसके लिए पे करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और चीज़ है जो हमारा पॉइंट यहाँ पे दर्शाता है, लग्जरी। लग्जरी की बात अगर हम लोग करें तो लग्जरी का सेंस है कि इस स्थिति में हम लोग प्राइस बढ़ता है फिर भी हमारा डिमांड बढ़ता है। हमारे मन में एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम अपने समाज को प्रदर्शित कर सकें कि अधिक से अधिक महंगी चीज़ें हम अपने पास होल्ड करते हैं, अपने पास रखते हैं, हम उसके महंगी से महंगी चीज़ों के स्वामी हैं, ये हम दिखा सकें। तो कई बार चीज़ें महंगी होती हैं और फिर भी हम उसे खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पे कई सारी महंगी कारें हैं जो लोग 5 लाख 8 लाख के कार से काम चला सकते हैं, वो करोड़ों का कार रखते हैं। तो और उसकी कीमत में जितना इजाफा होता है उनके मन में ये आता है कि चलो भाई ये चीज़ जो है वो सिर्फ हमारे पास ही रहने वाली है और हम इस समाज में अपने आप को यूनिक इन लग्जरी चीज़ों से दिखा सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए प्राइस अप तो डिमांड भी अप। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल सकती हैं। जो चौथा पॉइंट हमारा है वो है द परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एलोकेटेड टू स्पेंडिंग द गुड। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक निश्चित आय होता है और उस निश्चित आय को वो कई हिस्सों में बांट कर रखते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 20,000 की सैलरी किसी को मिलती है तो वो 5 से 8,000 जो है किराने के वस्तु के लिए, 2,000 रेंट के लिए, 3,000 बच्चों की शिक्षा के लिए, 1,000 हेल्थ के लिए, इस प्रकार से उसका एक ब्रेकअप बना कर रखता है, उस हिसाब से उपयोग करता है। तो अब यह देखना है कि जिस वस्तु को हम क्रय करने जा रहे हैं, जिस वस्तु की ज़रूरत है हमें, वो हमारे कहीं किसी मिसलेनियस प्रोडक्ट में तो नहीं है जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, या फिर वो हमारे सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट में तो नहीं है जिसके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग को यह देखना होगा कि उस गुड्स का जो प्राइस है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम अपने अर्निंग का कितना परसेंट खर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करेगा। जो पांचवा पॉइंट है हमारा, वेदर द गुड इज सब्जेक्ट टू हैबिचुअल कंजम्पशन। अब ये जो पांचवा पॉइंट है, खासकर अगर हम लोग भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में शराबबंदी हो चुकी है। शराबबंदी के बाद भी कुछ लोग हैबिचुएटेड इस प्रकार के हैं शराब के कि उस शराब को कंज्यूम करने के लिए या तो यहाँ से हज़ारों रुपए खर्च करके दूसरे स्टेट चले जाते हैं या फिर चोरी छिपी यहाँ मंगवा लेते हैं और 10 का 100 पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हैबिचुअल कंजम्पशन जो होता है वो प्राइस के प्रोपोर्शनेट चलता है। प्राइस अगर बढ़ रहा है फिर भी हम लोग अपने डिमांड में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की वस्तु की उपयोगिता और वस्तु का नेचर हमारे प्राइस को इफेक्ट डालता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी चर्चा करें, इलास्टिसिटी एंड रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम लोग
सिंपली अगर कह सकते हैं तो एक इंडिविजुअल के प्रति नहीं सोचकर हम लोग एक किसी कंपनी, किसी फर्म, किसी बिजनेस हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक बहुत इफेक्टिव चीज़ होता है किसी कंपनी के लिए कि वो डिमांड, प्राइस और इलास्टिसिटी को जो है रेवेन्यू के तौर पे कैलकुलेट करके देखें। अब इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे किसी वस्तु को हम लोग जिसकी कॉस्टिंग हमारे पास 10 रुपये आती है, उसको हम लोग 12 रुपये में बेचते हैं और उसका कंजम्पशन 100 यूनिट का है, तो हम लोग क्या पाते हैं कि 12 रुपये की वस्तु को हम लोग 100 यूनिट हम लोग बेच रहे हैं और हम लोग तकरीबन 200 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग अपना प्रॉफिट को थोड़ा घटा लें, प्रॉफिट को घटा लें और प्रॉफिट जैसे ही घटे 10-12 रुपये से हम लोग प्राइस 11 रुपया कर लेते हैं और 1 रुपये घटने से हमारा कंजम्पशन 100 से 200 हो जाता है या 300 हो जाता है, तो हम लोग पाएंगे कि हमारा कंजम्पशन बढ़ गया और प्राइस डाउन हुआ। प्राइस डाउन होने से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया कंपनी का पॉइंट ऑफ से डिमांड, और तो हम लोग देखेंगे कि 300 × 11 हमारे पास 331 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, जहाँ की हमारे पास मात्र 200 रुपये का रेवेन्यू आ रहा था। तो एक बड़ा रेवेन्यू प्राइस के चेंज हो जाने से डिमांड पर जो इफेक्ट पड़ा और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। तो हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कि हम अपने छोटे से मार्जिन के डिफरेंस को लाकर अपने रेवेन्यू को कितने हद तक बढ़ा सकते हैं, हम अपने प्रॉफिट पार्ट को कितने हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें अब कैलकुलेट क्या क्या करना होगा, तो इस स्थिति में हमें कैलकुलेट करना होगा हमारे प्राइस इफेक्ट से क्या रिजल्ट पड़ने वाला है। हम अगर 1 रुपये की कमी करने वाले हैं तो डिमांड प्रोपोर्शनेटली कितना बढ़ने वाला है। अगर डिमांड बढ़ के सिर्फ 200 रुपये तक ही रहा, हमारा प्राइस घटाने के बाद भी डिमांड वही रह गया, या प्राइस घटाने पर डिमांड थोड़ा सा बढ़ा लेकिन हमारा रेवेन्यू कॉमन ही रह गया, रेवेन्यू में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वैसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि हम प्राइस को चेंज करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, नुकसान में है। तो इसको कैलकुलेट करना होता है कि हम हमारे किस प्राइस का हमारे डिमांड पर कितना इफेक्ट करने वाला है और हमारे प्रोडक्ट में कितनी इलास्टिसिटी है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इसमें जो हमारा जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग जैसा कि चर्चा किए हैं, एक क्या है, एक हमारा है प्राइस इफेक्ट और दूसरा है हमारा क्वांटिटी इफेक्ट। तो अब जाहिर सी बात है कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हो सकती है। तो अगर प्राइस के घटने से हमारा क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, तो क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अब प्राइस के घटने से हमारे क्वांटिटी में अगर थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है, हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, तो हम प्राइस को घटाने बढ़ाने पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हमारा अल्टीमेट क्या जो मामला है वो क्या है, जो प्राइस इफेक्ट होगा और जो हमारा क्वांटिटी इफेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं प्राइस के प्रोपोर्शनेट होगा। एंड इंक्रीज इन यूनिट प्राइस विल टेंड टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड डिक्रीज इन प्राइस विल टेंड्स टू डिक्रीज इन रेवेन्यू। तो जाहिर सा बात है कि जब प्राइस इफेक्ट होगा तो प्राइस अगर कम करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी कम होगा, प्राइस हम बढ़ाएंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रोपोर्शनेट क्या चलेगा, प्राइस हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो क्वांटिटी है वो कितना बढ़ता है या कितना घटता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो ओवरऑल हम लोग सिर्फ प्राइस को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस के साथ साथ हमारा क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखते हुए इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा जो उसके बाद का जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब अब कंपनी की बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग तो करनी होगी। डिमांड फोरकास्टिंग करने का सेंस है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस इफेक्ट देख रहे हैं, तो प्राइस इफेक्ट से प्राइस के बढ़ने से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा डिमांड फोरकास्टिंग कितना ज़रूरत है। मतलब इस चीज़ को करने के पहले हमें कैलकुलेट कर लेना होगा, एक सर्वे कर लेनी होगी कि हमारा डिमांड कितना बढ़ रहा है, प्राइस के घटाने से रेवेन्यू में कितना अल्टीमेट इजाफा हो रहा है, ये सारी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी। अगर हम इस चीज़ को प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान में चले जाए।
तो ये हमारा एक मसला है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, अब इसे कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फार्मूले को अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि हम अगर 100 रुपये से किसी चीज़ को 120 रुपया कर रहे हैं प्राइस में, और क्वांटिटी जो है 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपया हो जा रहा है, तो एक तरफ हमारे पास 50% का इजाफा हुआ और एक तरफ हमारे पास 20% का इजाफा हुआ। और 50/20 अगर हम करते हैं तो 2.5 हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। अब ये जो 2.5 है, तो इसको ये क्या है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, या ये हमारे लिए सामान्य है, इस चीज़ को भी हम लोग को देखना होगा, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे वो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1 और मोर देन 1। जब एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक से कम होगा तो क्या होगा, और एक के बराबर होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से जैसे आप अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ क्वांटिटी के चेंज में यहाँ देखिए 20% का डिफरेंस है। जो नीचे का हिस्सा है वो आपको प्राइस के चेंज का हिस्सा है, और ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है। मतलब प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब मोर देन 1 हो गया। अब हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे कि क्या फर्क पड़ेगा इन चीज़ों पर। तो इन चीज़ जैसे ही हम लोग पाते हैं कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है हमारा, तो क्या होगा कि एक से ज़्यादा का मतलब हमको रेवेन्यू अच्छा मिलने वाला है। हम लोग अब प्राइस में थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं और डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हमको रेवेन्यू अच्छा मिलने वाला है। 2 रुपया से हम लोगों ने 2 रुपया 20 पैसा कर दिया, और हमारा यहाँ पे कॉस्ट जो है 10 कौन से 8 कौन क्वांटिटी हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड पैसा बढ़ाने से हमारा क्वांटिटी में जो डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कितने का आया, 10 का। प्राइसिंग कितने आए, 20 के। तो हम लोग कहीं ना कहीं 2% अधिक कमाई की ओर जा रहे हैं। तो सिंपल अगर इसको हम लोग समझें कि 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से कम है तो हम नुकसान में जाने वाले हैं, 1 के बराबर है तो हमको ना कोई फायदा होने वाला है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। 1 से अधिक है तो कहीं ना कहीं हम अपने कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये उसके बाद हमारा एक और फार्मूला है जिसको आप लोग को जानना जरूरी है, वो है हमारा द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इज प्रेफरेबल when calculating the price elasticity of demand because it gives the same answer regardless the direction of the change। मतलब ये आपको एक डायरेक्शन बताता है कि अल्टीमेट आपको अगर किसी भी प्रकार के प्राइस में चेंजेस करते हैं तो आपके डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपके रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको मदद करता है आगे की प्लानिंग करने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फार्मूला है जिसे आप ऐसे निकाल सकते हैं। जो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो हमारा फार्मूला है, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू QT माइनस Q1 डिवाइडेड बाय QT प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। Q यहाँ पर क्वांटिटी को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो एक बेस क्वांटिटी Q1 हो गया, और जो आप चेंजेस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो Q2 हो गया। तो QT दोनों का डिफरेंस प्लस दोनों का एडिशन बाय डिवाइडेड बाय 2। और उसी तरह से नीचे में प्राइस, जो पुराना प्राइस था और जो नया प्राइस है P1 और P2 का डिफरेंस प्लस P2 प्लस P1 का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल का जब हम सम निकालेंगे तो हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सामने में आ जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा की थी। अब इन सारे फॉर्मूला के बाद हम लोग को पता चलेगा कि डिमांड कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एक चर्चा की इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू 1 है मतलब वो इन इलास्टिक डिमांड है। मतलब इन इलास्टिक डिमांड का सेंस हो गया
कि प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, डिमांड जैसे था वैसे ही बना रहेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जिसमें डिमांड का कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम लोग इन इलास्टिक डिमांड में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप मान लें कि आप नमक का उपयोग करते हैं अपने घरों में, अपने हाउस होल्ड्स में, तो नमक की उपयोगिता उसके कीमत के बढ़ने और घटने पर किसी भी प्रकार में परिवर्तित नहीं होती है। नमक की उपयोगिता उतनी ही होगी, हम लोग अधिक नमक नहीं खाएंगे, हम लोग कम नमक भी नहीं खाएंगे, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो नमक है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कीमत कुछ भी हो। दूसरा, अगर 1 से अधिक है या 1 से कम है, तो उन सारी स्थिति में हम लोग उसे इलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। तो इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है, इलास्टिक डिमांड में चीज़ें बदल रही हैं, प्राइस के हिसाब से उसका डिमांड चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो अभी जो सामने स्क्रीन पर आपके पिक्चर आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं पहले ही कर चुके हैं कि कैसे अगर लेस ग्रेटर देन 1 होगा तो डिमांड सेंसिटिव माना जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा तो यूनिट इलास्टिक माना जाएगा, और लेस देन 1 होगा तो इन इलास्टिक माना जाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लेस देन 1 होगा इन इलास्टिक होगा, बराबर होगा तो यूनिट इलास्टिक होगा, बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, और मोर देन 1 होगा तो डिमांड इज सेंसिटिव माना जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ऑलमोस्ट हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। इसके अलावा कई सारे फार्मूले हैं, जिस फार्मूले को अगर हम लोग लेकर चले तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फार्मूले और ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो अगले चैप्टर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्राइस होगा, क्या इसके ग्राफ्स होते हैं, इन सारे चीज़ों की चर्चा हम लोग इसके पार्ट 2 में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में बने रहें। थैंक यू।